Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। काफ़ी अनसर्टेन टाइम्स हैं और आपको तो मालूम ही है कि हमारी वेबसाइट की एक्सेस हमको रोकी हुई है, अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग आप वेबसाइट पे अपडेट्स नहीं देख पा रहे हैं तो हम लोग registry.name.com के साथ काम कर रहे हैं और उसको अपडेट करेंगे। चलिए अभी मेन न्यूज़ पे हम बात करते हैं और अगर कोई आप में से कनेक्टेड है name.com से तो प्लीज़ उनको अप्रोच करिए और बात करिए क्यों हमारे वेबसाइट्स को सैथोलॉजी के उनको ब्लॉक किया हुआ है। हमको उसका रियल रीज़न मालूम नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द रियल रीज़न। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हम सप्लाई कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं अगर हमको रियल रीज़न मालूम हो। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो अमेरिका ने न्यूक्लियर कोड्स एक्टिवेट कर दिए और वो हमेशा करते हैं, ये लास्ट रिजॉर्ट होता है न्यूक्लियर वेपन का, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं ईरान में, सारे हिल्स हैं। तो ये कर सकते हैं तेहरान के ऊपर ड्रॉप कर दें या फिर किसी मेजर सिटी के ऊपर ड्रॉप कर दें तो दुनिया बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करेगी अमेरिका के विरुद्ध और हो सकता है दुनिया में कंसेंसस बने कि अमेरिका के ऊपर भी उसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि दूसरी बार अमेरिका कर रहा है। ये मैं सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जो दूसरे देशों से हो सकता है, स्पेशली जापान फिर अमेरिका को परमानेंटली छोड़ देगा। ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि दे नाइदर प्रमोट न्यूक्लियर वेपन्स नॉर दे वांट एनीवन टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेन। तो उसमें जापान के वॉर कोड्स आ जाएंगे। अमेरिका विल लूज जापान एज एन फ्रेंड और एन अलाई कंप्लीटली। जैसे E-6B मर्क्यूरी डूम्सडे प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा है और वो एक इमरजेंसी एक्शन डाल रहा है एवरी 30 मिनट्स और ये न्यूक्लियर ट्रायड को कमांड करता है अगर व्हाइट हाउस को कुछ हो जाए तो। और फिर उसके बाद HFGCS नेटवर्क है जो कि ऑफर्ड एयरफोर्स बेस है, वो सारे न्यूक्लियर केबल प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेट करता है और उसने EAMs जो है रिले करते हैं नेशनल कमांड अथॉरिटी। तो मतलब कि एलिवेटेड डिले क्या होता है 30 to 60 EM, मतलब कि ये नॉर्मल साइकिल है, लेकिन अभी मतलब नॉर्मल से थोड़ा ऊपर है ये 60 to 100 EM, मतलब हर मिनट वो हर आधे घंटे में एक मैसेज भेजते हैं। अभी हो गया 100, मतलब कि डबल हो गया, मतलब हर 15 मिनट में मैसेज भेज जा रहे हैं। तो ये तब हुआ था लास्ट टाइम जब ईरान और इजराइल का रेसिप्रोकल स्ट्राइक चल रहा था जून 2025 में। ना इसको रूटीन बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट ए ड्रिल, मतलब कि वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी नहीं है, ये न्यूक्लियर पोस्चर जो दिखा रहा है अमेरिका। आप देखिए, एक बात बता दें कि पाकिस्तान तो भारत के साथ हमेशा ऐसे ही करता था पहले, सिंदूर से पहले। तो और पाकिस्तान के अंदर विल भी है, डिजायर भी है, क्योंकि उनकी हेट्रेड अगेंस्ट हिंदूज इज हायर देन कॉमन सेंस। ठीक है, अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है अमेरिका के पास कि ईरान के पास 1000 पाउंड्स ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है और अगर उसको और एनरिच किया जाएगा तो 10 से 11 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। ना पाकिस्तान चाहता है ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब हो, ना इसराइल चाहता है ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब हो। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो सबसे पहले खतरा इसराइल को है और पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान उसको ब्लैकमेल करता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर थ्रेट जो कि अमेरिका ने सप्लाई किया। अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी राजस्थान में, उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है कि दैट वाज ए टेक्निकल ग्लिच इन वन ऑफ द वॉल्स। ये जो हाईली प्रेशराइज्ड होती है रिफाइनरीज होती हैं और इसमें कहीं भी कुछ भी नुकसान या प्रॉब्लम हो सकती है। नई रिफाइनरी है जिसको प्रधानमंत्री जो है इनॉग्रेट करने वाले थे और ये जो रिफाइनरी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी जो है राजस्थान में, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL, उन्होंने बोला कि देयर वाज ए फायर इन द क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट सेक्शन ऑफ द रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। तो लीकेज हुआ था वहां से, वन ऑफ द वॉल्स फ्लैंजेस इन द हीट एक्सचेंजर सर्किट बिकॉज कॉज द फायर, और इस फायर को कंट्रोल कर लिया गया है
तो रिफाइनरी इज ओके। और इसका क्विक एक्शन लिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने भी उसको बोला है कि देयर वाज डाउस्ड क्विकली, नो लॉस ऑफ लाइफ और इंजरी एंड ऑल रिफाइनरी इज स्ट्रक्चरली स्टेबल। रिफाइनरी जो है इज स्ट्रक्चरली स्टेबल, ये उन्होंने बोल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया हैज कंट्रोल्ड द फायर। ऑस्ट्रेलिया, बाकी कंट्रीज नहीं कर पाए थे, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड नाउ। लेकिन अब इसमें बड़ी बात आती है कि ये जो सारी रिफाइनरी रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में जल रही हैं, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ओके, मैं आपको कुछ लिस्ट देता हूँ जो मिडिल ईस्ट से बाहर हुई। वही वाइवा एनर्जी ग्रीलोंग रिफाइनरी 15 अप्रैल 2026। फिर वेदांता शक्ति प्लांट छत्तीसगढ़ इंडिया 14 अप्रैल 2026। पेमेक्स ओल्मेका रिफाइनरी डॉस बोकास मैक्सिको, वो हुआ 9 अप्रैल को। छत्तीसगढ़ इंडिया भिलाई स्टील पावर प्लांट 7 अप्रैल को। कोतोवो रशिया लुकोइल निजेगोरो नेफ्रोंजिस, वो हुआ 4 अप्रैल को। ऑफशोर मुंबई ओएनजीसी मुंबई हाई 3 अप्रैल को। लेनिनग्राद रशिया प्रिमोर्स्क पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 3 अप्रैल को। और टेक्सास यूएसए वेलोरो पोर्ट ऑथर रिफाइनरी 23 मार्च को। और टेक्सास में लियोंडे बसेल बेयोन एक्सपोर्ट 12 मार्च को। और चैनल व्यू टेक्सास पेट्रोमैक्स रिफाइनरी 5 मार्च को। और 1 मार्च को एस मराबास इक्वाडोर की रिफाइनरी में। तो ये सारे जो है these are the refineries which were attacked. Now अब इसमें there is a problem, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें सबोटाज का नेटवर्क होगा। अभी सबसे पहले इसको 20 दिन पहले अंकित शाह जी ने प्रिडिक्ट किया था, और उसके बाद 4 दिन पहले अरविंद ने उसी बात को किया। ये दोनों, अंकित शाह जी को आप जानते हैं, अरविंद को आप नहीं जानते, इन दोनों ने किया, लेकिन सबसे पहले अंकित शाह जी ने किया। नाउ बहुत सारा चीजें आता है कि व्हाई रिफाइनरीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकता है, और इसमें इस तरह का कोई हो सकता है, नॉन वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। सबको मालूम है कि सारा तेल का खेल चल रहा है, तेल के ऊपर इकॉनमी डिपेंडेंट है, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन तेल पे डिपेंडेंट है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि तेल जो है पूरी पृथ्वी पे रहता है। सम प्लेसेस इट इज एक्सेसिबल इजीली, सम प्लेसेस इट इज नॉट एक्सेसिबल इजीली, उसको निकालना मुश्किल काम होता है। लेकिन तेल पूरी पृथ्वी पे होता है। ये जो पुरानी जो थ्योरी थी फॉसिल फ्यूल डिकम्पोज होता है और ये सब तेल, ऐसा बिल्कुल गलत है ये, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ वाटर, लाइक वाटर के जैसा तेल होता है। ये अब धीरे धीरे नई साइंटिफिक रिसर्चेज आ रही है, वो इसको एस्टेब्लिश कर रही है। तो पूरी पृथ्वी पे तेल है हर जगह, लेकिन कहीं पे मुश्किल होता है, कहीं पे आसान होता है। मिडिल ईस्ट में आसान है, अफ्रीका में आसान है, और आपका अमेरिका में बहुत मुश्किल है निकालना, लेकिन साउथ अमेरिका में निकालना बहुत आसान है। स्पेशली राजस्थान रिफाइनरी, आप इसको सबोटाज भी बोल सकते हैं कि एक वॉल्व में क्या फर्क पड़ा, लेकिन कोई इसको बताएगा नहीं कि वॉज इट मैन्युअली फंक्शनिंग और इट वॉज ए एक्सीडेंट, कुछ टूट गया, ये हमको पता नहीं लगेगा। जब तक वो नहीं पता लगेगा वी कैन नॉट से इट इज सबोटाज, इट कैन बी ए रेगुलर एक्सीडेंट ऑल्सो। लेकिन आपने देखा, मैंने जो लिस्ट पढ़ी उसमें 4 इंसिडेंट सिर्फ भारत से ही है, और आज ही 4 घंटे पहले रशिया की बहुत बड़ी रिफाइनरी पे यूक्रेन ने अटैक किया। तो ये सारा खेल तेल का है, और तेल की वजह से अगर दुनिया की इकोनॉमी को बंद किया जा सकता है तो सबसे बड़ा फायदा होगा अमेरिका को, क्योंकि, और दूसरा फायदा होगा रशिया को, क्योंकि यही दोनों रीजन बचते हैं तेल प्रोड्यूस करने के। साउथ अमेरिका के रिसोर्सेज का अमेरिका ऑलरेडी कंट्रोल करता है, तो इधर अमेरिका इज बेनिफिशियल और रशिया, और दोनों में एक एक अटैक हो चुका है। तो ये कौन खेल खेल रहा है, तो इसका मतलब ये है, और मोस्ट ऑफ दीज केसेस वर मैनुअल। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है, लेकिन प्रिकॉशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोई कर ना सके। तो ऑल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस जो है भारत में और बाहर भी कोई देश में है, सब लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए।
स्पेशली मिडिल ईस्ट में तो नहीं कर सकते हैं, वेस्ट एशिया में तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर ईरान ने वापस मिसाइल फेंकना शुरू किया देन देयर उन्होंने टारगेट इज ऑलरेडी। तो मिडिल ईस्टर्न ऑयल एक्सपोर्ट जो है 60 से 71% कम हुआ है फरवरी से लेके अब तक, 28 से लेकर। और इसका मतलब ये है कि ऑयल का जो एक्सपोर्ट 71% कम हुआ है, सऊदी का जीडीपी प्रोडक्शन -3%, कुवैत जीडीपी -5%, कतर इज -14% और यूएई प्रोडक्शन ड्रॉप 50%, ये है। और गल्फ प्रोड्यूसर्स का जो है $15.1 बिलियन लॉस हुआ है जस्ट 13 दिनों में, मतलब $1.2 बिलियन पर डे का उनको लॉस है। और इराक का जो एक्सपोर्ट है रेवेन्यू पर जो है 76%, कुवैत का हुआ है 73%। इसका मतलब ये है कि कुवैत और कतर देख रहे हैं 14 से 15% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन इन 2026, समझे। और ये कुवैत, तो दीज आर ऑल बिग। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि जितना ऑयल प्रोडक्शन कम होगा उतना डॉलर का यूसेज कम होगा। डॉलर का यूसेज कम होगा, सुनिए आप, अगर डॉलर का यूसेज कम होता है दिल बी इन्फ्लेशन इन द यूएस ऑफ अनफोर्सीन लेवल्स। अनफोर्सीन लेवल्स, इतना रिडक्शन होने वाला है यूएस के अंदर। ओके, इसका द मेजर, यूएस को लग रहा है कि दे विल बी एबल टू कंट्रोल द वर्ल्ड, एक्चुअली दे विल नॉट, दे विल लूज देयर ओन कंट्री, ऐसा लग रहा है। मिलिट्री का एक्सपेंडिचर, सैलरी का एक्सपेंडिचर अभी तो डॉलर्स में खरीद पा रहे हैं फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस, लेकिन जो यूएस का जो एक्सपेंडिचर्स है परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज वो नहीं खरीद पाएंगे। सो इट्स अ मेजर सिचुएशन, टिकिंग टाइम बॉम्ब। और इसकी वजह से, क्योंकि ये जो यूएस ने एक बोलते हैं ना मधुमक्खी के छत्ते में आप हाथ दे दो तो आप डंक तो मारेंगे मधुमक्खी। इंडिया ने का एक और सक्सेस है, अभी इंडिया के लिए 10 शिप और आ चुके हैं तेल भर के, हॉर्मुज से क्रॉस कर गए और आ रहे हैं वो, और उनको अमेरिकन नेवी ने नहीं रोका। ओके, सो ये दिस इज अ बिग मूव। अमेरिकन नेवी ने उसको नहीं रोका, 10 शिप भारत की तरफ आ रहे हैं, एंड सो इंडिया हैज नो प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली इट्स ए बिग नरेंद्र मोदी विन। और अगर देखा जाएगा तो दिस विल रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म समवेयर एल्स कि इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भारत को फोर्सेस का प्रयोग भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन जो इवॉल्व हो रही है, अगर किसी भी हालत में ये फाइटिंग शुरू होती है, जो करेगा मोस्टली इजराइल और ईरान दोनों करेंगे, तो इट विल गो फुल फोर्स ऑन। दिस टाइम इट कैन गो अप टू न्यूक्लियर। और ऐसा बोला जा रहा है कि इजराइल में यूज देयर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। अगर ऐसा होता है देन किसी भी हालत में इन द फ्यूचर, देखिए सऊदी अरेबिया इज लिटरली कंट्रोल्ड बाय इजराइल, और पाकिस्तान वर्किंग विद सऊदी अरेबिया मींस पाकिस्तान इज हेल्पिंग इजराइल, पाकिस्तान इज एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट ईरान। तो इसलिए ईरानी तो कभी ट्रस्ट ही नहीं कर सकते इनके ऊपर। तो ईरान हैज नो वन टू नेगोशिएट फॉर देम अदर देन नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड रशिया। ईरानियन को जो समझ सकता है वो समझ सकता है पाकिस्तानी और भारत। भारत का कोई प्लान नहीं इधर इंटरवीन करने का, और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट ही अमेरिका और इजराइल के द्वारा क्रिएटेड है। भारत के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और कुछ डेलीगेशन यूएस में है टू फाइनलाइज अ ट्रेड डील इन 2 वीक्स, लेकिन वापस एग्रीकल्चर पे कोई कॉम्प्रोमाइज भारत नहीं कर रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये डील साइन होता है भारत और यूएस के बीच में, यूएस को रिस्पाइट मिलने वाला है, इट इज एडवांटेज यूएसए, भारत को कोई एडवांटेज नहीं है। भारत कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं खरीद सकता डिफेंस में अमेरिका से, भारत से प्लेन्स खरीद सकता है उनके सिविलियन। तो देयर इज नो एडवांटेज टू इंडिया विद यूएस इंडिया डील, इट्स ऑल एडवांटेज अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को सरवाइव करने के लिए इंडिया की जरूरत पड़ेगी। जस्ट टू सरवाइव अमेरिका हैज नीड्स इंडिया, जस्ट टू सरवाइव, बाकी तो आप छोड़ दीजिए, जस्ट टू सरवाइव दे नीड अमेरिका इंडिया। और
ये जो आप देख रहे हैं पूरा जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, मैं भी दोपहर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ये सब न्यूज़ कल से आपको मिलेगी इंडिया में, आज नहीं मिलेगी। तो इंडियन मीडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है कि प्रेजेंट द राइट पिक्चर ऑफ द डील। तो अमेरिका इज वेरी हैप्पी अगर ये डील साइन होता है भारत के साथ, लेकिन क्योंकि अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को चांस मिलेगा एंड इट शुड हैपन, लेकिन इंडिया को भी देखना पड़ेगा उनका इंटरेस्ट किस लेवल पे है ताकि उनके एक्सपोर्टर्स को भी चांस मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए, वन साइड डील नहीं होना चाहिए। चाइना, अमेरिका का डिपेंडेंस चाइना पे खत्म होने वाला नहीं है, और ये सारे जो युद्ध है इसीलिए क्रिएट किया गया है कि देयर इज मैसिव डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मलाक्का स्ट्रेट, जिससे कि ऑयल पेट्रो डॉलर इज मेंटेन्ड। और ये जो पूरा सिनेरियो है अमेरिका के हाथ से इसलिए निकल गया, उन्होंने इमेजिन वॉर गेमिंग में इमेजिन नहीं किया था कि वो ईरान अटैक करेगा सक्सेसफुली अक्रॉस ऑल मिलिट्री बेसिस ऑफ यूएस इन द मिडिल ईस्ट और सारी कंट्रीज के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेगा। और यूएई का जो रेस्पॉन्स था दैट वाज ए गेम चेंजिंग, क्योंकि यूएई का इंटेलिजेंस, यूएई के थ्रू जो इंटेलिजेंस आया था जिससे खमेनी मरा था, इसलिए सबसे ज्यादा पनिश ईरान ने यूएई को किया है, आईआरजीसी ने यूएई को किया है। और यूएई का आप देख ही रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स हम लोगों को, एक्चुअली कोई रिपोर्ट तो बाहर आ नहीं रही है, बट जो भी लोग बोल रहे हैं पब्लिकली उससे ऐसा लगता है कि यूएई का जो पूरा जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, वो बंद हो गया है। यहाँ तक कि उनके एयरपोर्ट के मॉल्स को खोल दिया गया है ताकि लोग शॉपिंग करें, लेकिन कितना शॉपिंग कर सकते हैं अगर जॉब्स नहीं होगी तो। सो यूएई जो गवर्नमेंट है इट इज मेंटेनिंग हैज आस्क्ड यूएस टू गिव देम डॉलर्स, आईएमएफ से लोन नहीं है, दे हैव आस्क्ड देम टू गिव देम डॉलर्स बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, कि उनको पेमेंट्स करने हैं और उनको अपनी इकोनॉमी चलानी है। अब देखते हैं यूएस कैसे रिस्पॉन्ड करता है इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। अगर यूएस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो पूरा का पूरा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट विल थ्रो अवे द यूएस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, क्योंकि सारी लड़ाई वहां पे यूएस की वजह से चल रही थी। तो इट इज अ वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर अमेरिका। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को मालूम है कि उन्होंने इस बार वो जगह टच की है जो अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी अब दिख रहा है इस पूरी तरह डिपेंडेंट है वेस्ट एशियन ऑयल पे, मिडिल ईस्टर्न ऑयल पे। तो इस पे क्या रिसर्च होना चाहिए लोगों का? देखिए, अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो ये सारी अब्राहमिक सोसाइटीज है, ये कोई भी स्टेबल नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है। इनके सिर पे एक जुनून रहता है ईगो का कि मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट। जब तक डॉलर बात कर रहा है, पैसा बात कर रहा है, दे कैन डू इट। और डॉलर रियल वेल्थ भी नहीं है, गोल्ड इज द रियल वेल्थ। तो दे हैव स्टफ्ड विथ कैश इन यूएस डॉलर्स, तो इसलिए वो ये सब काम कर सकते हैं। इनके सारे लीडर्स अमेरिका में बैठे हुए हैं। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर दीज कंट्रीज, वेरी ट्रिकी सिचुएशन। और ट्रिकी सिचुएशन और भी हो जाती है बिकॉज कि अगर इनकी इकोनॉमी कुछ होता है उसका डायरेक्ट रिपल इम्पैक्ट अमेरिका पे पड़ता है। नाउ यूक्रेन आपको मालूम ही है, इस स्पॉइल्ड चाइल्ड अमेरिका का ही बनाया हुआ है और यूरोप उसको स्पॉन्सर कर रहा है इस समय, और उनकी फाइट चल रही है रशिया के साथ। तो एक तरीके से आप देखें कि जब यूएस इकोनॉमी गिर रही है, बोल रही है हम सबको साथ में लेके जाएंगे, लेकिन न भारत नीचे जा रहा है न चाइना नीचे जा रहा है। अगर भारत और चाइना नीचे जाते तो ये सिचुएशन कभी नहीं आती, क्योंकि यूएस को कोई चाहिए खाने के लिए, मिडिल ईस्ट से खा नहीं सकता इतना, वो सिर्फ चाइना और इंडिया से खा सकता है, दोनों उसके साथ नहीं है। सो इसलिए यूएस बोल रहा है मैं पूरी दुनिया को नीचे लेके जाता हूँ, ये दोनों अपने आप नीचे आ जाएंगे, कोई मेरे से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि वो होता है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाला हिसाब है। लेकिन ये जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस को कुछ समझना चाहिए कि दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसको रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करें।
ये लीडरशिप को समझना चाहिए अमेरिका की, इसको एक्सेप्ट करें, बोले कि भाई हमारी इकोनॉमी में ओवर कंजम्पशन की वजह से हमारी इकोनॉमी नहीं चल पा रही है, क्योंकि ये सडनली बबल बर्स्ट होने वाला है अमेरिकन के ऊपर, सडनली ओवरनाइट होने वाला है, बूम। जिसपे बारे में अंकित शाह जी बहुत सालों से बोल रहे हैं, हमारे चैनल पर ही बोल रहे हैं 2022 से, एक्चुअली 2021 से। तो ये जो लंबा जो यूएस का जो स्टांस था, जो इकोनॉमिक रन था 73 के बाद, ये 98 तक आगे टूट रहा था और 2026 में विस्फोट हो गया इसमें। और अगर ये लंबा ऐसे खींचते रहे तो सडनली यूएस इकोनॉमी ओवरनाइट गायब हो जाएगी, ओवरनाइट। मतलब ऐसा होगा कि न्यूज़ पे हेडलाइंस होंगी, अमेरिका कोलैप्सेस, इस तरह की हेडलाइंस। अब इसको डोनाल्ड ट्रंप बचाने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई रियली विश हिम वेल, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच हो सकता है और वो ये हो सकता है ग्रेसफुली एग्जिट। सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन दुनिया में बंद करें, ग्रेसफुली एग्जिट। अब प्रॉब्लम वहां पे क्या आती है, आप ग्रेसफुली एग्जिट करोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको ज्यादा मारेंगे, जिनको आपने पनपाया है, जिनको आपने मरवाया है, जैसे यूक्रेन, साउथ कोरिया, जापान, सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज, इजराइल भी। तो ये इजराइल के लिए एकदम घातक सिद्ध हो सकता है, एकदम घातक, क्योंकि इस बार कोई भी कंट्री छोड़ने वाली नहीं है। और आपके जो पुराने दोस्त हैं, रशिया और भारत, इसमें अगेन फिर न्यूट्रल रहने वाला है, भारत देखेगा कोलैप्स को। इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब आपको खाने के आएंगे अमेरिका को। कनाडा, मैक्सिको छोड़ेगा नहीं। सो ये डर है और इसलिए सिमट भी नहीं सकता, तो इसके लिए ग्रेसफुली एग्जिट करना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है कि प्रिकॉशंस बढ़ाएं देश के अंदर, और दूसरा है कि जो आपके रियल वेल विशर्स हैं, जैसे इंडिया और कुछ यूरोप के लोग, उनकी कंडीशंस माने, दे कैन सॉफन द ब्लो। ब्लो तो आएगा, लेकिन ब्लो तो आएगा। 250 साल निकल गए और 4 जुलाई से पहले आएगा। बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। कोई बात नहीं, सनातन धर्म का शरण लीजिए, वेदों को पढ़िए, रामायण महाभारत पढ़िए और भगवान पे भरोसा रखिए, गुरुकुल में जुड़िए, पढ़िए। हमारा गुरुकुल इतना इम्पोर्टेंट है, आपको शास्त्रों के द्वारा उसको पढ़ना पड़ेगा, अपने शास्त्रों को, और मन में शक्ति लानी पड़ेगी और व्यायाम जरूर करें। मैं स्वयं ही बहुत आसन करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, डेली, और उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, मानसिक संतुलन भी रहेगा, और जब हरिनाम लेकर आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।